राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम इस क्लास में एमपी सेट और यूजीसी नेट को टारगेट कर तैयारी कर रहे हैं। हमारी ये 9वीं क्लास है। जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है उन्हें मैं बोलूँगी कि आप मेरी पिछली कक्षाएं देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। हम यूनिट 10 हायर एजुकेशन वाली यूनिट पढ़ रही है पेपर 1 के लिए, जिसमें मैंने आपको यूजीसी के बारे में बता दिया था। फिर हमने विक्रमशिला, फिर हमने नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ लिया था और तक्षशिला विश्वविद्यालय मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरी क्लासें देख रहे हैं वो जाकर मेरी पिछली क्लासें देखें ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपको डेली पढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो विद्यार्थी नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपको पढ़ाने से पहले हमेशा पिछली क्लास का रिवीजन करवाती हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाया था, तो हम पहले नालंदा विश्वविद्यालय का एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। मैंने आपको जो एमपी सेट का पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको पेपर करवा दिया है। तो अब जाइए और एमपी सेट 2024 और 2024 के पार्ट 1 पार्ट 2 सोल्व करवा दिए हैं और 2022 का भी मैंने सोल्व करवाया है। और वो पेपर आपको इसलिए जरूरी है करने क्योंकि आपके एग्जाम में एक तो क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपको पता चलेगा कि पेपर आता कैसे है, क्योंकि वो वही पेपर है जो पीएससी द्वारा, आयोग के द्वारा आपके एमपी सेट के लिए गए हैं। मैंने 2022 का पेपर आपको करवाया है और मैंने आपको बताया था कि हूबहू क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुए हैं। तो अगर आप 2022 और 2024 का पुराना प्रश्न पत्र लगा देते हो तो आपके 2 प्रश्न आप देखना आपके रिपीट होंगे और आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है। तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपको किस पे अच्छी तैयारी करनी है। इसलिए आप जाइए और पहले वो दोनों पेपर सोल्व करिए। अब हमने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ लिया था, तो पहले मैं आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हमने नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ लिया था, तो हम पहले नालंदा विश्वविद्यालय का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो तक्षशिला के बारे में मैंने पढ़ा दिया था डिटेल में। 2 क्लासों में तक्षशिला पूरा हो गया था हमारा और 2 क्लास में नालंदा पढ़ा दिया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारा, ये आपका एक क्लास में आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद हमारा क्या कौन कौन से विश्वविद्यालय बचेंगे, तो वल्लभी बचेगा, है ना, वल्लभी, ओदंतपुरी बचेगा। देखो 1 मिनट देखने दो मुझे। उसके बाद मिथिला बचेगा, काची, ये कोची वाला, और श्री धन्य कटक, है ना, ये पुष्पागिरी, ये हमारे कुछ विश्वविद्यालय बचेंगे। तो ये मैं आपको 2 क्लासों में कंप्लीट कर रहा था। मैं एक क्लास में मैं आपको वल्लभी, एक क्लास में तीनों करवा दूंगी और एक क्लास में तीनों, यानी कि 2 क्लास में हमारे पूरे हो जाएंगे और आप विक्रमशिला में 1 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके 2 क्लासों में और ये मैं पूरे करवा दूंगी। अब पहले विक्रमशिला का, ये नालंदा विश्वविद्यालय का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, क्योंकि आपको पता चले कि हमारी तैयारी कैसी रही और हमने क्या पढ़ा। हम जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतने ज्यादा चीजें हमारे समझ में आएगी। और मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आज पढ़ाऊंगी आपको, उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास का रिवीजन करवाऊंगी। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है ना। उसके बाद स्थापना कब हुई थी? 5वीं 6वीं शताब्दी में हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने देख लिया था। उसके बाद मैं आपको एक स्थापना को हुई थी 5वीं 6वीं शताब्दी में। फिर ये किस नदी के किनारे है? यह जांगली नदी के
किनारे स्थित है। इसे किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने इसे स्थापित किया था। इसे ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, है ना। ये सब चीजें मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ और मैंने याद भी करवा दिया है। बस मैं एक बार रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। फिर ये किस जांगली नदी के किनारे है। फिर ये कहा जाता है कि कुमारगुप्त के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि ये गुप्त काल में बना था। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया था मैंने, इसे यूनेस्को में कब स्थापित किया गया था? 2016 में इसे यूनेस्को में स्थापित किया गया था। इसे ध्वस्त कब किया गया था? 1193 में इसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। तो मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा था, इसकी विशेषताएं बताई थी कि यहाँ पर जो एडमिशन लेते हैं तो पहले आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके बाद यहाँ पर शिक्षक और छात्र साथ में रहते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा पुस्तकालय था उसे धर्मगंज कहा गया है। ये सब चीजें हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैंने 2 क्लासों में नालंदा विश्वविद्यालय को आपको डिटेल से पढ़ाया है। तो आप मेरी पुराने क्लासे जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा। ठीक है, अब आज हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ेंगे और मैं आपको पूरा ये क्लास में कवर करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ से अब मैंने आपको जो 2024 का प्रश्न पत्र करवाया, 2022 का प्रश्न पत्र करवाया, तो मैंने आपको बताया कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वहां से आपके क्वेश्चन ऐसे कैसे बने हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या पढ़ रहे हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ये मैंने इमेज इसलिए रखी है ताकि आपको पता चले कि हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कैसा दिखता है, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर है और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ये हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, देखिए क्या है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। मैं इमेज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिक्चर हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है और पिक्चर से हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको याद होना चाहिए कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया कि जो विद्यार्थी मेरी क्लास लेगा वो पेपर और पेन लेकर बैठेगा और नोट्स बनाए, क्योंकि मैं पेपर आपको पीडीएफ नहीं दूंगी। कुछ विद्यार्थियों का मेरे कमेंट भी आया था कि मैम आप पीडीएफ दीजिए, पर नहीं, मैं आपको खुद को मेरे नोट्स से पढ़ा रही हूँ। देखिए मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स हैं ये, ताकि मैं वही चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ जो मैंने पढ़ी है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इन चीज़ों को पढ़ो और आप मेरी तरह यूजीसी नेट और एमपी सेट प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करो। और आपको ये परीक्षा की तिथि याद होनी चाहिए कि 11 जनवरी 2026 को आपको सेट की एग्जाम है और 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम चलेगी। अब आपका किस दिन कब पेपर रहता है अभी शेड्यूल यूजीसी ने नहीं किया है, पर आपका ये पेपर 8 दिन तक चलेगा, यानी कि हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी। तो लगभग हमारे पेपर 1 जो होगा उसके 10 पेपर होंगे ना। 8 शिफ्ट में एग्जाम चलेगी और हर शिफ्ट में लगभग 2 शिफ्ट में पेपर होगा। तो 8 दूनी 16, यानी कि पेपर 1 के 16 पेपर होंगे, है ना। क्योंकि पेपर 1 सब सब्जेक्ट का कॉमन है, हर विद्यार्थी का भले विषय कुछ भी हो। पेपर 2 पेपर 1 उनका सभी विद्यार्थियों का कॉमन होगा। तो आप देखना आपकी किसी भी शिफ्ट में, आपका पेपर किसी भी शिफ्ट में हो, किसी भी दिन हो, मैं जो पढ़ा रही हूँ वहां से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे ना, 99 भी नहीं, 100% बनेंगे। इसलिए आप मेरी क्लास को डेली लीजिए। आपने मेरी पुरानी कक्षाएं नहीं देखी तो पुरानी कक्षाएं देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ताकि आप भी, मेरा टारगेट है कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ेगा वो 40 से 45 नंबर पेपर 1 में लेकर आए, तभी आप सेट और नेट दोनों क्वालिफाई कर लोगे। और यूजीसी नेट वालों के लिए मेरा टारगेट है कि आप जीआरएफ क्वालिफाई करो। अगर आप जीआरएफ चाहिए आपको तो पेपर 1 में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, तभी आपका जीआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। तो कंपटीशन बढ़ गया है और हमें तैयारी अच्छी लेवल की करनी होगी, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश की और भारत के 6% विद्यार्थियों में शामिल होना है, क्योंकि हमारा सपना है
असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अगर आपका नेट सेट क्वालिफाई हो जाता है तो अभी 2026 में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आपको वहाँ पे भी पेपर 1 की तैयारी, क्योंकि मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूँगी, तो पेपर 1 आपका और मेरा दोनों का एक रहेगा। तो मैं कैसे पढ़ूंगी, किन टॉपिक से मैं तैयारी करूंगी, कौन कौन सी बुक्स मैं परचेस करूंगी, वो सब मैं आपको अपडेट को दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एमपी सेट के साथ साथ आपको नेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनवा पाऊँ। वहां तक मेरी जर्नी आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है ना। भागलपुर एक जिला है। अब बिहार में एक और कौन सा विश्वविद्यालय है? अपनों ने पढ़ा था नालंदा, है ना। बिहार में 2 विश्वविद्यालय स्थित है, एक नालंदा स्थित है और एक हम क्या पढ़ रहे हैं? विक्रमशिला, है ना। आज हम विक्रमशिला पढ़ रहे हैं। तो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों का स्थित है बिहार में। पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अब ये किस नदी के किनारे? आपके नदियों को नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि इस बार आपसे जोड़ी में पूछ सकते हैं कि एक तरफ दे देंगे विश्वविद्यालयों के नाम, एक तरफ दे देंगे नदियों के नाम। तो कौन सा विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है, जोड़ी में पूछ लेंगे या सत्य असत्य में पूछ लेंगे। तो तक्षशिला हमारा स्थित है, तक्षशिला सिंधु नदी के किनारे, नालंदा जांगली नदी के किनारे, और हमारा विक्रमशिला है यह स्थित है हमारा कहां पर? विक्रमशिला स्थित है गंगा नदी के किनारे। कहां है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय हमारा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है गंगा नदी के किनारे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना, इसलिए मैं हर चीजों को आपको आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पुरानी चीजें भी आपको साथ साथ रिपीट करवा रही हूँ, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8वीं से 9वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य इसकी स्थापना हुई थी। हमें समय याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जैसे मेरे यूजीसी में नेट की एग्जाम में पूछा गया था तक्षशिला के बारे में कि तक्षशिला के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। तो जब हम हर चीज को ऐसे पॉइंट में डिटेल से पढ़ेंगे तो ही हम उन आंसरों के क्वेश्चन लगा के आ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेट और सेट में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अच्छा खासा रहता है और थ्योरी के बेस में ही क्वेश्चन बनाए हुए रहते हैं। तो मैं आपको वही पॉइंट पढ़ा रही हूं जहां से आपके प्रश्न बनेंगे। अब इसे किसने स्थापित किया था? विक्रमशिला को राजा धर्मपाल, जो पाल वंश के राजा थे। किस वंश के थे? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने, जो पाल वंश के राजा हैं, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, गंगा नदी के किनारे, 8वीं से 9वीं शताब्दी में स्थापित किया था और इसे राजा धर्मपाल, जो पाल वंश के राजा थे, उन्होंने इसे स्थापित किया था, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट पूरा हो गया होगा। अब ये हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखो इसे अगर हम दूर से देखेंगे इसकी इमेज, तो कैसे ये पूरा चतुर्भुज आकृति में बना हुआ है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहां पर है? बिहार के भागलपुर जिले में। अब संसार का दूसरा सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त था। तो प्रथम कौन सा था? प्रथम क्या था हमारा? तक्षशिला, है ना। यह संसार का है, तो संसार का दूसरा सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को प्राप्त है। तो आपका यह प्रश्न बन जाता है ना। आपका प्रश्न बनेगा कि संसार का दूसरा सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय का गौरव किसे प्राप्त है? तो पूछा गया, एक ऑप्शन आया तक्षशिला, एक आया नालंदा, एक ऑप्शन आया विक्रमशिला,
एकाया मिथिला, तो हमें याद होना चाहिए दूसरा पूछा गया है। हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पहला पूछा है कि दूसरा पूछा है, तो कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो मैं इसीलिए इमेज से भी आपको पढ़ा रही हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहे। अब क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे यहाँ पे, मैंने आपको तक्षशिला और नालंदा के भी विषय बताए थे कि कौन से विद्यालय में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। तो कभी आपसे जोड़ी में पूछ लिया जाएगा, एक तरह विश्वविद्यालयों के नाम रहेंगे, एक तरह विषय दे देंगे कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके विषय से मिलान कीजिए, तो हमें पता होगा कि किस विश्वविद्यालय में कौन सा विषय पढ़ाया जाता था, तो हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता था? धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, तंत्र विद्या आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो तंत्र विद्या पर हमें डेश लगाना है क्योंकि ज्यादातर तंत्र विद्या का प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय में तंत्र विद्या का केंद्र था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्र विद्या का केंद्र था, है ना। हमें सभी याद रखने हैं, पर तंत्र विद्या इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये थोड़ा विषय से हटकर विषय हो जाता है। तो धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था, तत्व मीमांसा पढ़ाया जाता था, फिर तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। तर्कशास्त्र पे भी आपको स्टार लगाना है। तंत्र विद्या पढ़ाया जाता था। यह विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं ना। मेरे खुद के नोट्स आप देखिए, मैंने पूरी चीजें ऐसे ही टू द पॉइंट याद करी थी और लिखी थी, तभी मेरे इतने अच्छे नंबर पेपर 1 में आए। अगर मेरे पेपर 1 का अच्छी कमांड नहीं होती तो ना तो मैं नेट क्वालिफाई कर पाती ना सेट क्वालिफाई कर पाती। तो नेट सेट क्वालिफाई करने का मेरा एक ही रीजन था कि मेरा पेपर 1 की तैयारी मैंने बहुत सटीक कम समय में और उन्हीं चीजों से करी, बहुत लिमिटेड सोर्स मैंने पढ़े हैं ना। पर फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कोई बुक से नहीं खरीदनी है। ठीक है, आपको सिर्फ पुराने प्रश्न पत्र PYQ लगाने, जितने ज्यादा आप PYQ लगाएंगे तो ही आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का हम विक्रमशिला का इतिहास पढ़ेंगे कि इसके बारे में हमें और कौन कौन सी जानकारी मिलती है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इमेज है। अब इसके इतिहास में हम देखते हैं कि यहाँ पर किन किन विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की है। विद्वानों के नाम आपको याद रखने चाहूंगे। मैं हर विश्वविद्यालय की विद्वानों के नाम आपको बताती जा रही हूँ। आपको ऐसे ही एक अलग पेज में चीजें लिखनी है और हर विश्वविद्यालय को एक नए पेज पे आपको लिखना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हम विद्वानों को आज पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। तो किसने कही है? अतीश दीपांकर। ये कहाँ का था? तिब्बत का था। तो पूछ लिया गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो विद्वान, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान तिब्बत का था या विदेशी था? तो हमें याद होना चाहिए कि अतीश दीपांकर तिब्बत देश का निवासी था। फिर एक कौन से है? रक्षित, फिर ये विरोचन, चैतन्य मुरली, जेतारी, रत्नाकर, अभयंकर, रघुनाथ और रघुनंदन। कौन कौन से हैं? अतीश दीपांकर जो तिब्बत के थे, रक्षित, रोचन, चैतन्य मुरली, जेतारी, रत्नाकर, अभयंकर, रघुनाथ और रघुनंदन। ऐसे मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के अब आपको विद्वान बताए थे कि आर्यभट्ट, नागार्जुन, है ना, वेनसोंग जो चीन का था। ऐसे विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी है। उसी प्रकार विक्रमशिला में अतीश दीपांकर, रक्षित, विरोचन, चैतन्य मुरली, जेतारी, रत्नाकर, अभयंकर, रघुनाथ और रघुनंदन इन विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो हमें इन विद्वानों के नाम याद रखने जरूरी है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अब मैं आज आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक ही क्लास में पूरा करवा दूंगी क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है। और बार बार आप मुझे कमेंट कर रहे हो कि मैम कोर्स कब तक कंप्लीट होगा,
यूनिट 10 की कितने क्लासें होंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको परीक्षा से पहले कोर्स पूरा करवा दूंगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपसे वादा किया है तो मैं निभाऊंगी, आप परेशान मत हो। बस जो मैं पढ़ा रही हूँ आप विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और पुराने प्रश्न पत्र लगाइए। अब हम पढ़ते हैं आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। शैक्षिक महत्व, इसका क्या शैक्षिक महत्व था? तांत्रिक बौद्ध धर्म व वज्रयान बौद्ध परंपरा से के लिए प्रसिद्ध था। काय के लिए प्रसिद्ध था ये? तांत्रिक बौद्ध धर्म, मैंने बताया था ना कि तांत्रिक विद्या यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, तो हमें याद होना चाहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय हम पढ़ रहे हैं ना। तो शैक्षिक महत्व में तांत्रिक बौद्ध धर्म व वज्रयान बौद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। तो अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, देखो मैं आपको क्वेश्चन भी साथ का साथ में बता रही हूँ। क्वेश्चन बना आपका कि तांत्रिक बौद्ध धर्म व वज्रयान बौद्ध परंपरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय, प्रश्न आया कि के लिए निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। एक ऑप्शन आया नालंदा, एक ऑप्शन आया, दूसरा आया तक्षशिला। आपके देखना ऐसे कैसे प्रश्न बनेंगे। तक्षशिला, तीसरा आया ओदंतपुरी और चौथा आया विक्रमशिला। विक्रमशिला। तो अब हमें पता है कि तांत्रिक बौद्ध धर्म व वज्रयान बौद्ध परंपरा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से प्रश्न लगा पाओगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की भी वज्रयान परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म की भी दो परंपराएं थी, एक हीनयान थी और एक वज्रयान थी। तो हमें पता है कि हीनयान नहीं वज्रयान बौद्ध धर्म की परंपरा से यह संबंधित था। अब इसकी विशेषता क्या है? यह 208 कक्षों से घिरा हुआ एक भव्य स्तूप था जिसमें एक अनूठी शीलतन प्रणाली से युक्त पुस्तकालय था। क्या था? एक 208 कक्षों से घिरा एक भव्य स्तूप था। स्तूप इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म के ज्यादातर जो बौद्ध धर्म ने जो इमारतें बनाई है या जो विश्वविद्यालय बनाए हैं उन्हें स्तूप कहा जाता था, क्योंकि बौद्ध धर्म में संबंधित था। तो यहाँ पर 108 कक्षों से घिरा एक भव्य स्तूप था जो जिसमें अनूठी शीतलन प्रणाली से युक्त, शीतलन यानी ठंडी है ना, ठंडी प्रणाली से युक्त। जैसे हम आजकल लाइब्रेरी में जाते हैं ना तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी में फैसिलिटी होती है, एसी की सुविधा रहती है कि जो विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं उन्हें गर्मी महसूस ना हो। तो शीतलन प्रणाली से युक्त पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी थी। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से विश्वविद्यालय में 208 कक्षों से घिरा एक भव्य स्तूप था जिसमें अनूठी शीतलन प्रणाली से युक्त पुस्तकालय था, तो किसमें था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शीतलन प्रणाली युक्त पुस्तकालय किसमें था? विक्रमशिला में। विक्रमशिला में। और धर्मगंज वाली जो पुस्तकालय था धर्मगंज, वो कहां पर था? नालंदा में, है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, धर्मगंज था नालंदा में और शीतलन प्रणाली युक्त पुस्तकालय कहां था? विक्रमशिला में, है ना। तो अब जब अगर आपको कोई पॉइंट कंफ्यूज लगे तो आप जहाँ याद करते आपको नोट करके रेड के पेन से वहां पर उसे उतारना है। यह है गद्दार बख्तियार खिलजी, दुनिया का सबसे घटिया आदमी मुझे लगता है। इसने हमारे नालंदा को 1193 में नष्ट किया, है ना। और हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसने नष्ट किया था, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अब कब इसका पतन हुआ? 1203 ईस्वी के आसपास
बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। तो अब आपको ध्यान रखना है ना, क्या ध्यान रखना है? 1193 में नालंदा को नष्ट किया गया और 1203 में किसे नष्ट किया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो विक्रमशिला को कब नष्ट किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया 1213 के आसपास बख्तियार खिलजी ने, है ना। हमें याद रखना है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में नष्ट किया था, नालंदा को, और 1213 में किया विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो मैंने अब आज को नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारे कौन कौन से विश्वविद्यालय बचे हैं मैं आपको एक बार सारे विश्वविद्यालयों के नाम बता दूंगी। ये थोड़े बड़े विश्वविद्यालय थे इसलिए इनको टाइम लगा। अब बचा है हमारा वल्लभी, दूसरा बचा है उदंतपुरी, है ना। उदंतपुरी के बाद बचा है हमारा मिथिला, चौथा बचा है हमारा कोची, पांचवा बचा है हमारा श्रीधन्य कटक, छठा बचा है हमारा पुष्पागिरी और है ना। तो अब है ना, ये जो आप लग रहे हो 6 विश्वविद्यालय हैं पर ये ज्यादा बड़े नहीं। इनमें तो सिर्फ हमको ये याद रखना है कि ये वर्तमान में कहाँ स्थित है ना। इन्हें किसने स्थापित किया, क्या इसके बारे में कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं वो, और यहाँ पे कौन सा शिक्षा के विषय पढ़ाए जाते हैं। इनमें सिर्फ हमें 3 से 4 पॉइंट ही पढ़ना है। तो एक क्लास में मैं आपको तीनों पढ़ा दूंगी और एक क्लास में तीनों, यानी कि 2 क्लास में हमारे विश्वविद्यालय पूरे हो जाएंगे। तो हमारा प्राचीन शिक्षा पद्धति कंप्लीट हो जाएगी 2 क्लासों में। फिर मैं एक क्लास में आपको आधुनिक शिक्षा पद्धति पढ़ा दूंगी, 1 घंटे की क्लास में पूरा करवा दूंगी। उसके बाद बचेगी हमारी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति। तो लगभग 4 क्लासों में हमारी अब हायर एजुकेशन वाली यूनिट पूरी हो जाएगी। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, हायर एजुकेशन वाली यूनिट हमारी 4 क्लासों में पूरी हो जाएगी। तो यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद मैं आपको आईसीटी पढ़ाऊंगी ना। आईसीटी सिर्फ मैं आपकी 5 क्लासों में आईसीटी ऐसा पढ़ा दूंगी कि 5 क्लासों में से आपके 5 प्रश्न ओके वही बैठेंगे जो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको डेली नोट्स बनाने हैं, डेली क्लासों का रिवीजन करना है और पूरी क्लासें ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखनी है। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है क्लास लेने का कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े, क्योंकि आप पेपर 1 पहली बार ही पढ़ रहे होंगे विद्यार्थी, सिर्फ पहली बार ही पढ़े और पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आपको दूसरी बार ना सेट एग्जाम देनी पड़े ना आपको नेट एग्जाम के लिए बैठना पड़े। जिस तरह मैंने पहली बार पढ़ा और पहली बार में ऐसा पढ़ा कि नेट से क्वालिफाई कर लिया, तो मैं चाहती हूँ जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहा है सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार में ऐसा पढ़ना है कि पहली बार में आप सिलेक्शन ले लो। तो आज हमने क्या पढ़ा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और आपको क्लास पूरी एंड तक देखनी है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई करने के अलावा हमें दूसरी चीजें भी पता होनी चाहिए कि पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और दूसरी जनरल नॉलेज की चीजें। क्योंकि आपको मैं चाहती हूँ आप किताबी कीड़े ना बने, ठीक है। हमें वो चीजें पढ़नी है और हमें ऐसा विद्यार्थी बनना है कि हमें सारी चीजों का ज्ञान रहे। तो ये पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 10 यूनिट एक ऐसी दी हुई है कि विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास आसानी से हो, वैसे विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। तो हमने आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ा। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कैसा दिखता है आपको पता होना चाहिए कि हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कैसा दिखता है। अब आपने पढ़ लिया, आपके सामने कभी इमेज आई कि कौन सा विश्वविद्यालय बताइए सर, मैडम इंटरव्यू में देने गए और इमेज बता दी, तो अगर आपने इमेज देखी है तो आप आसानी से बता पाओगे कि कौन सा विश्वविद्यालय विक्रमशिला है, कौन सा नालंदा है, कौन सा तक्षशिला है। इसलिए मैं इमेज बता रही हूँ कि हमें पता चले कि हम विश्वविद्यालय तो पढ़ते हैं और प्राचीन धरोहरें हमें पता होनी चाहिए कि कैसी दिखती है, कैसी उनकी इमेज है।
ठीक है, तो कहाँ स्थित है यह? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। 8वीं से 9वीं शताब्दी में इसे पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था, है ना। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। यह संसार का दूसरा सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय है जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और धर्मपाल ने इसे स्थापित किया था। फिर विषय धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, तंत्र विद्या आदि विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। फिर क्या 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 इसके इतिहास में इसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ हमने पढ़ा कि यहाँ पर कौन कौन से विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की। तो यहाँ पर अतीश दीपांकर जो तिब्बत का था, रक्षित, विरोचन, चैतन्य मुरली, जेतारी, रत्नाकर, अभयंकर, इन आचार्यों ने यहाँ पर, और रघुनाथ, रघुनंदन। आपको उंगलियों पे ये चीजें याद होनी चाहिए। और चीजें कब याद होगी? जब आप बार बार चीजों का रिवीजन करोगे, है ना। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको पता चलेगी। शैक्षिक महत्व में तांत्रिक बौद्ध धर्म व वज्रयान बौद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। फिर यहाँ पर 208 कक्षों से घिरी एक भव्य स्तूप था जिसमें कनूटी शीतलन प्रणाली से युक्त पुस्तकालय स्थित था। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी ने इसे 1203 में नष्ट कर दिया था और नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। इसका पतन हुआ 1203 में के आसपास। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया। ठीक है, तो आपको आज क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट भी रह जाता है तो मुझे बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। जिन विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट का फॉर्म नहीं डाला है, अभी फॉर्म चल रहा है, आप डाल दीजिए। 25 तारीख से सेट के फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 25 तारीख से जाइए और सेट का फॉर्म डाल दीजिए। और अब हम जल्दी जल्दी आप डेली क्लासेस लीजिए, डेली रिवीजन कीजिए। और समय बहुत कम है, जितना समय मिला है सफिशिएंट है तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। और जो मैं चीजें आपको पढ़ा रही हूँ वही चीजें पढ़ा रही जहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो आपको रिवीजन करना है, डेली क्लासें लेनी है। और जिन विद्यार्थियों ने, मैं एक बार और बोल रही हूँ कि आपको 2024 और 2022 जिनने भी पुराने प्रश्न पत्र नहीं लगाए हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका सेट क्वालिफाई हो जाए और नेट क्वालिफाई हो जाए, तो आप इन दोनों प्रश्न पत्र को लगाइए। अगर आप इन दोनों प्रश्न पत्र को नहीं लगाते हो और आप या 2 से 3 नंबर से रह जाओगे और यही प्रश्न आपके पुराने प्रश्न पत्र से रिपीट हुए होंगे, तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा कि काश मैडम ने हमें बोला था, उनकी बात हम मान लेते और हम पुराने प्रश्न लगाते तो हमारे 2 प्रश्न बनते। क्योंकि मैंने 2022 का प्रश्न पत्र 2 बार सोल्व किया था और मेरे 2 प्रश्न ऐसे कैसे 2024 में बैठे हैं। मैंने प्रश्न पत्र आपको सोल्व कराया और मैंने बताया भी है कि हूबहू क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में रिपीट हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी थी। तो अगर 2022 का प्रश्न पत्र लगा के नहीं जाती तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो जाते और मैं 2 क्वेश्चन गलत होना यानी कि 4 नंबर कितने मायने रखते हैं मुझे पता है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि इस बार जो सेट की जो कट ऑफ गई थी हिंदी साहित्य की, वह 198 कट ऑफ गई थी, है ना, और मेरे 202 नंबर थे। सोचिए ये 4 नंबर अगर मेरे नहीं आते तो अगर मेरे ये 4 क्वेश्चन सही नहीं होते तो मैं कहीं ना कहीं असफल हो जाती है ना। इसलिए मैं आपको बोल रही कि आप क्वेश्चन लगाइए। अगर आप दोनों प्रश्न पत्र लगाएंगे तो आपके 2 से 3 प्रश्न मैं लिख के देती हूँ। जब आपका पेपर होगा, मैं पेपर आपको सोल्व करवाऊंगी 2025 का, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए आपके दोनों प्रश्न पत्र क्वेश्चन रिपीट हुए। और जब आप नेट के पीवाईक्यू लगाओगे, है ना, तो आप खुद देखोगे कि आपके 50 में से 20 प्रश्न आपके पुराने प्रश्न पत्र में से रिपीट होंगे। ये 100% मेरी गारंटी है। अगर आपको मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप खुद पुराने प्रश्न पत्र लगा के देखिए, आप खुद यकीन करेंगे कि प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जामों में रिपीट हुए हैं। क्योंकि देखिए नेट की एग्जाम हर 6 महीने में होती है,
तो एग्जामिनर कितने क्वेश्चन बनाएगा 6 महीने में? उसे प्रश्न तो ढूंढने होंगे, तो पुराने प्रश्न पत्र प्रश्नों को उठाता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर लेता है, थोड़ी लैंग्वेज को डिफिकल्ट बना देता है या ऑप्शन का हेर फेर कर देता है, पर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए हम PYQ लगाएंगे। तो हम अगर 20 प्रश्न भी हमारे रिपीट हुए तो हमें कितने, आप आसानी से 40 प्रश्न पेपर 1 में कर पाओगे, है ना। तो मैं चाहती जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहा है वो मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करे, इसीलिए मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ वो चीजें भी बताती हूँ जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप जाइए, पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखिए। आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैं आपके डाउट के भी जवाब देती हूँ। वो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो धन्यवाद, राधे राधे।